हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ और इस वीडियो में हम उस हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे जिसको मैक्सिमम साइंटिस्ट जो इस वर्ड के हैं वो वैलिडेट करते हैं। दिस इज द बेस्ट अवेलेबल हाइपोथेसिस। देखिए अभी भी मैं इसको हाइपोथेसिस कह रहा हूं, कुछ वेरिएशंस इसमें आ सकते हैं। right from the beginning when I was starting discussing this particular topic with you, मैं हर वीडियो में एक डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेटाफिजिकल टॉपिक है। दिस इज द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस दैट वी हैव। हम ये जानते हैं कि बहुत कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इतना ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास इस चीज को सपोर्ट करने के लिए। अगर कुछ चेंज आएगा तो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। सो ऐसा है, वी विल नॉट बी प्रूव्ड एंटायरली रॉन्ग, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है। एंड द बेस्ट अवेलेबल हाइपोथेसिस आई एम गोइंग टू पुट फॉरवर्ड टू यू। सो ओपन माइंड से समझने की कोशिश कीजिए। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं जान है मतलब बायोलॉजी की। इट इज बेसिकली अ ग्रेट यूनिफाइंग थीम इन बायोलॉजी। ये मेरा अपना मानना पर्सनल ये है कि साइंस के बायोलॉजी के स्टूडेंट को सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए कायदे में। खैर, लेकिन जो भी है, अब आप ये देखिए कि इसको थोड़ा सा आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए। सो ये जो हाइपोथेसिस है इसको हम कहेंगे एबायोजेनेसिस या केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब देखिए इमीडिएटली आप मेरे से कह सकते हैं कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपने फिर एबायोजेनेसिस लिख दिया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में आपने कहा एबायोजेनेसिस होता नहीं। तो मैं एक काम करूंगा कि इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेट मी रीराइट इट एज अ प्राइमरी एबायोजेनेसिस। प्राइमरी एबायोजेनेसिस। अब इसका मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन और प्राइमरी एबायोजेनेसिस में पहले तो अंतर समझ लीजिए। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले कह रहे हैं कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लाइफ से ओरिजिनेट होगी, नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होगी। उसके अंदर एक वाइटल फोर्स है, हम देख चुके हैं। प्रॉपर एनवायरनमेंट आप देंगे तो किसी चीज से फिश, किसी चीज से मैगट बन जाएंगे, किसी चीज से कुछ बन जाएगा। एक तो चूहा भी बनाया था हमने। तो आपको ये समझ में आ गया, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। और वो ये कह रहे हैं कि लाइफ इस तरह से ओरिजिनेट होती रहती है, इसका मतलब आज भी हो सकती है। ये क्रिटिकल डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां मैंने लिख दिया प्राइमरी एबायोजेनेसिस। इसका मतलब मैं जिस प्रोटोसेल की बात कर रहा हूं, देखिए हम ये देखेंगे कि ये चीज कैसे बनी, प्रोटोसेल कैसे बना। ये जो पहला सेल था, आप जानते हैं कि शुरू में जो लाइफ है वो बेसिकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, किसी तरह का, मोस्ट लाइकली आर्की बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होगा, इतना आप जरूर जानते हैं। और वो सेल कैसे बना ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि वो जो पहली लाइफ बनी थी, देखिए शब्द देखिए, प्राइमरी एबायोजेनेसिस, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस जनरेशन। हम ये नहीं कह रहे कि आज भी हो सकता है जैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं केवल पहली लाइफ केमिकल्स से, नॉन लिविंग केमिकल्स के जुड़ने से बना प्रोटोसेल। और एक बार जब लाइफ एस्टैब्लिश हो गई, देन देयर हैज बीन बायोजेनेसिस सिंस देन। एंड दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय ओपरिन एंड हाल्डेन, ओपरिन एंड जेबीएस हाल्डेन। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा ये समझ लीजिए, दोनों ने सेपरेटली काम किया। जेबीएस हाल्डेन ने बाद में काम किया ओपरिन के, और मतलब बहुत ज्यादा डिले नहीं था, दोनों करीब करीब साइमल्टेनियसली समझ लीजिए, थोड़ा आगे पीछे दोनों ने काम किया। और हाल्डेन ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि प्रोफेसर ओपरिन शुड बी गिवन द प्रोमिनेंस हियर। सो एक और चीज मैंने आपको बताया, जब आप एज अ साइंटिस्ट हैं, यू मस्ट बी हैविंग अ बिग हार्ट, यू मस्ट एक्सेप्ट द अदर पर्सन कंट्रीब्यूशन एज वेल। ही वाज एबल टू टेल दैट यस, ओपरिन मस्ट बी कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, ओपरिन एंड हाल्डेन। अलेक्जेंडर ओपरिन रशिया के थे, जेबीएस हाल्डेन यूनाइटेड किंगडम। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इसे ओपरिन हाल्डेन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो इन्होंने एक फेमस एफोरिज्म अपने उसमें आर्टिकल में लिखा। उन्होंने लिखा एबायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस सिंस देन। सो ये देखिए, ये आपको प्राइमरी एबायोजेनेसिस के बारे में बता रहा है। तो ये चीज आपको प्राइमरी एबायोजेनेसिस के बारे में बता रहा है, मतलब पहली लाइफ केमिकल्स के आपस में इंटरेक्शन से, इवोल्यूशन से बनी। और उसके बाद जब लाइफ एस्टैब्लिश हो गई, सेटल हो गई, तब हमेशा लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एक कॉरस्पॉन्डिंग चीज याद कीजिए, विरको
contribution to the cell theory omnis cellula cellulae, that means the cell arises from pre-existing cells. So ये बड़ा की कंपोनेंट है. मुझे उम्मीद है कि आपको स्पॉन्टेनियस जनरेशन और प्राइमरी एबायोजेनेसिस में अंतर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. ये बात तो पहली बात आपको समझ में आ गई. अब देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए. आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है. आप मुझे बताइए कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना है, और सेल किस चीज का बना है? बायोमोलिक्यूल्स का. अच्छा, इस बायोमोलिक्यूल्स में है क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ मिनरल्स. और यही चीज है ना लाइफ की. सो अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी बॉडी पार्ट का मान लीजिए बिल्कुल उसको बर्न कर दूं, तो मुझे यही सब चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? सो इसका मतलब यही वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह जो कि एनवायरमेंट में है, उसी से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है. लेकिन इनका प्रोपोर्शन आपकी बॉडी में एनवायरमेंट के प्रोपोर्शन से ड्रास्टिकली डिफरेंट है. ड्रास्टिकली डिफरेंट है. क्या आप जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में सबसे कॉमन एलिमेंट से फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है? लेट अस से इन ह्यूमन बॉडी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द कॉमनेस्ट एलिमेंट? एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं. क्या आप जानते हैं आपकी बॉडी में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है? आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए. सो हम ये कह रहे हैं कि ये जो केमिकल्स हैं, इन्होंने किसी तरह से इंटरेक्ट करके छोटे छोटे ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनाए. देखिए बायोमोलिक्यूल्स में आइए. से फॉर एग्जांपल सिंपल शुगर्स, से फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स, देन दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, carbohydrates, polysaccharides, and then there was a complex interaction between the polymers. So say for example lipopolysaccharides, for example glycoproteins. आप ये नहीं कह सकते कि 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 ग्राम से फॉर एग्जांपल लिपिड और 50 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम न्यूक्लिक एसिड तो 155 ग्राम का ऑर्गेनिज्म हो गया. दिस इज नॉट द वे. इस तरह से नहीं बनता है ऑर्गेनिज्म कि आप बाजार से ये 150 ग्राम चीजें खरीद लाए, आपने कहा जी लो 500 ग्राम का लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस इज नॉट डन लाइक दैट. बट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट द सेल इज मेड अप ऑफ. ये सेल उसी चीज का बना है. आप ये याद रखिए कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से. आप जितना वेट गेन कर रहे हैं, ये सारा एलिमेंट्स आपको एनवायरनमेंट से मिल रहा है. प्लांट के अंदर आप देखिए, जब उसका मास ग्रो करता है तो वो कार्बन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन को. लेकिन उसी कार्बन को उसी फॉर्म में नहीं फिक्स कर देता जिसमें एटमॉस्फेयर में है, और उसको किसी अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करता है? स्टोर करता है, और फिर उसका मास ग्रो कर जाता है. तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको शुरू में दे दिया कि कुछ केमिकल्स होंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ऑर्गेनिक मोनोमर बनेगा, और फिर मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमर से प्रोटोसेल बनेगा. तो इसका मतलब ये जो प्राइमरी एबायोजेनेसिस है, इसको मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूं कि ये 2 स्टेप्स में हुआ. पहले स्टेप में ये हुआ कि जो इनऑर्गेनिक चीजें थी, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया एंड दे इवॉल्व्ड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स. एक तो स्टेप ये हो गया. फिर हम ये कहेंगे दूसरे स्टेप में कि ये जो मोनोमर्स हैं, दे विल डेवलप इनटू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दिस विल समहाउ डेवलप इनटू अ प्रोटोसेल. इस तरह से अर्थ पर पहला सेल बना होगा. दिस इज व्हाट वी बिलीव. मैं इसको बहुत आसान भाषा में करने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम नॉट डूइंग इट इन वेरी 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 सोफिस्टिकेटेड जागरण यूज़ नहीं कर रहा हूं. मैं एब्राकैडेब्रा यूज़ नहीं कर रहा हूं. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपके सामने यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूं. अब ये कब हुआ? तो आप जानते हैं कि अर्थ की अगर हम एज की बात करें तो 4.5 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ इस तरह से जब ये ओरिजिनेट हुई, अर्थ की एज हम इतनी मानते हैं. तो हमने अर्थ की एज को कैलकुलेट करने की बहुत कोशिश की है. पहले लोग मानते थे खाली कुछ हज़ार साल है, फिर हमने कहा कुछ लाख साल है, फिर कुछ सालों बाद हमारे पास बेटर टेक्निक आ गई. मान लीजिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एजिंग की टेक्निक हमारे पास आ गई, हम एब्सोल्यूट डेटिंग कर पाए. फिर हमने कहा पीछे है, फिर हमारे पास यूरेनियम 238 आ गया जिसकी हाफ लाइफ ही 4.6 बिलियन ईयर्स है, तो हमें पता चला. फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस आ गया. तो धीरे धीरे हम अर्थ की एज को कहाँ करते चले गए? पीछे करते चले गए. कुछ लोग तो हमसे ये कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अगले 5 साल में आप कहोगे कि इससे भी पुरानी है. सो आप हर 10 साल में आकर के कह देते हो कि अर्थ की एज और पुरानी है. अगेन आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज द नेचर, द मेटाफिजिकल नेचर ऑफ द टॉपिक, बट वी आर प्रीटी श्योर दैट दिस हैज टू बी अराउंड 4.6 बिलियन एंड द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म वुड बी समवेयर अराउंड 3.5 3.6 बिलियन ईयर्स अगो.
सो देर आर सो मैनी मतलब बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करते हैं, थोड़ा इधर उधर करते हैं, लेकिन रफली मैं आपसे कह रहा हूं 3.5 3.6 बिलियन ईयर्स अगो यू कैन से कि कोई प्रोटोसेल यहां पर बना होगा। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं प्रेडिक्ट करने की कि उस टाइम क्या हुआ होगा अवेलेबल एविडेंसेस के हिसाब से। मुझे उम्मीद है अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए। अब देखिए, हमने ये कहा कि ये जो अर्थ है उस टाइम पे, लेट अस कॉल इट एज अ प्राइमेवल अर्थ, तो मुझे यह समझ में आ गया कि बने तो हम वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में जिस तरह से जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, जिस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो हमारी बॉडी से काफी अलग है। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि हमारी बॉडी में उनका प्रोपोर्शन एनवायरमेंटल चीजों से बहुत ज्यादा अलग है। अब देखिए, ओपरेन एंड हाल्डेन ने क्या कहा। मैं ओपरेन की बात करूंगा सबसे पहले। तो ओपरेन ने यह कहा कि ये जो प्राइमेवल अर्थ एटमॉस्फेयर है आज के एटमॉस्फेयर से स्ट्राइकिंगली डिफरेंट है। प्राइमेवल अर्थ, आप समझ गए मैं किस अर्थ की बात कर रहा हूं। प्रिमिटिव से भी पहले की बात कर रहा हूं, प्राइमेवल अर्थ कह रहा हूं इसको, और मैं ये कह रहा हूं कि यहां का एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से काफी ज्यादा अलग था। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एटमॉस्फेयर था इसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। यू विल बी सरप्राइज्ड, अगर आप ओपरेन को पढ़ेंगे तो पहले वो ये मानते थे कि शायद ऑक्सीजन होगी, लेकिन जब उन्होंने वाकई में दोबारा जब अपनी फाइंडिंग्स को इंग्लिश में पब्लिश किया, तब उन्होंने कहा कि यहां पर एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं होगी। देखिए, जनरली हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी। आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है इस चीज को। मैं क्या कह रहा हूं, फ्री ऑक्सीजन सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब आप कैजुअली कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं होगी, मैं क्या कह रहा हूं, एप्रिशिएबल अमाउंट में फ्री ऑक्सीजन नहीं होगी। क्योंकि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक दिन का काम नहीं है। इट वुड टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, तब जाकर के ये प्रोटोसेल बनेगा। और उस टाइम पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आज आप किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को कवर करके रखते हैं, आप लकड़ी के ऊपर वार्निश करके रखते हैं, आप नहीं चाहते कि इट मस्ट बी एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आज का एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग है, खराब कर देगा इस ऑर्गेनिक मैटर को, इस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देगा वो। और अगर कोई ऑर्गेनिक चीज खुद जाकर के इवॉल्व होगी मिलियंस ऑफ ईयर में, तो खुद तो स्टेबल रहे। So it was very important to think about this, that the earth atmosphere उस टाइम पर जो प्राइमेवल अर्थ एटमॉस्फेयर था, that was actually highly reducing। कैसा होना चाहिए, हाईली रिड्यूसिंग एंड नॉट ऑक्सीडाइजिंग। आज का जैसे एनवायरनमेंट है ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें फ्री ऑक्सीजन आप जानते हैं O2 O3, ये दो फॉर्म्स आप जानते हैं, वो वहां पर नहीं थी, बल्कि मुझे कहना चाहिए सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं थी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो हमने डिफरेंशिएट किया कि प्राइमेवल अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज्यादा क्या था, रिड्यूसिंग था, आज की तरह ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। तो हो सकता है कि अगर ऑर्गेनिक मोनोमर बने हो तो वो काफी देर तक स्टेबल रहे और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी हो, ये टाइम हो कि वो आपस में इंटरेक्ट करके कुछ कॉम्प्लेक्स चीज में इवॉल्व हो सके। मुझे उम्मीद है पहला ये पॉइंट समझ में आ गया। देखिए, अगर आप जो पुराना एडिशन है एनसीईआरटी का, उसको अगर आप पढ़ें तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात यहां पर बताई है कि जिस टाइम पर इस तरह के रॉक्स को एनालाइज किया गया, उतनी पुरानी जगह, उतने पुराने एज में जिसमें हम मान रहे हैं कि अर्थ पे पहली लाइफ बनी है, तो जो यूरेनाइट और पायराइट ओर्स थे, यूरेनाइट और पायराइट, उस आप जानते हैं ना रॉक्स के अंदर ओर्स होते हैं, तो यूरेनाइट और जो पायराइट ओर्स थे उसमें फेरस आयरन उनको काफी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में मिल गई। फेरस आयरन का होना, आप जानते हैं अगर फ्री ऑक्सीजन होगा तो आप जानते हैं कि फेरस आयरन शुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक। ये जो फेरस आयरन का मिलना काफी ज्यादा अमाउंट में, ये इस चीज को सपोर्ट करता है कि जो ओपरेन कहने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो बात सच हो। और हम अब हमारे पास बहुत एविडेंस है कि यस, द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। तो अब हमने ये बता दिया कि आज के एनवायरनमेंट से डिफरेंट कैसे था। अब लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि था क्या, इसका मतलब इस एटमॉस्फेयर में चीजें क्या थी। अब हमने ये कहा कि इस एटमॉस्फेयर में देयर वाज मीथेन, देयर वाज अमोनिया एंड हाइड्रोजन। I want to make this environment highly reducing, so I need the hydrogen to be present in appreciable amount। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से यहां पर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये मैं आपको ओपरेन हाइपोथेसिस बता रहा हूं।
फिर मैं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बता रहा हूं कि ये चीज ओपरन ने कही, इसके बाद इसके ऊपर बहुत रिसर्च की गई है। हम जानते हैं बहुत अलग अलग चीजें और जानते हैं प्रिमिटिव और प्राइमेवल अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अलेक्जेंडर ओपरन। दिस इज ओपरन हाइपोथेसिस। तो फॉर गॉड सेक ओपरन हाइपोथेसिस में वो ही बताइए जो ओपरन ने बताया था। अपनी टांग मत अड़ाइए इसमें। आपको हो सकता है ओपरन से ज्यादा पता हो। ज्यादातर बच्चों को मेंडल से ज्यादा पता होता है जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन मेंडल पायनियर था, वो पहला आदमी था जो वो कह रहा था। मेंडल जो कह रहा है वो बताइए, यहां पर जो ओपरन कह रहा है वो बताइए। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर होगा, हाँ या नहीं। एंड ऑब्वियसली दे से दैट देयर मस्ट बी वाटर वेपर। देखिए ये बात तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिना पानी के लाइफ नहीं होगी। ये मैं एक और वीडियो में आपसे काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप कोई प्राइमरी रीजन देख रहे हैं कि कहीं और पे लाइफ हो सकती है तो वहां पर पानी होना चाहिए। बिना पानी के क्या नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि अर्थ की बड़ी टर्बुलेंट हिस्ट्री है। It was not a simple type of thing. बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे थे अर्थ में उस टाइम पर। It was very hot to begin with. So that means the temperature was high. टेम्परेचर वॉज हाई। देखिए मैं प्रीमेवल अर्थ एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। हाइपोथेसिस में मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कहा कि वहां पर टेम्परेचर काफी हाई था। उसके बाद में देयर वर फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस। सो हम ज्योग्राफी की मदद से इस बात को जानते हैं। टर्बुलेंट पास था बहुत ज्यादा और फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शन था। अब देखिए मैं सेपरेटली एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वॉल्केनिक इरप्शंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लाइफ के ऊपर जो इस अर्थ पे इवॉल्व हुई है। इट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स फॉर मेनी प्रोसेसेस। सो ये सिंपल बात नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बता रहा हूं वॉल्केनिक इरप्शन। देखिए बिकॉज ओजोन was not present in any significant amount, so you can understand the UV radiations reaching the earth. So देखिए बड़ी आसानी से UV radiations अर्थ तक आ रही होंगी। And there was frequent lightning. So इतनी बात आपको समझ में आ गई। I have created the primitive earth atmosphere for you. अब देखिए इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर यहां पर आप देख रहे हैं वाटर वेपर है, यहां पर मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ये आपस में देखिए इनको रिएक्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए और ये रहे वो सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अगर कहीं पर रिएक्टेंट्स हैं और आपने सोर्स ऑफ एनर्जी दे दिया, आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी आपने प्रोवाइड की, तो वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। नो डाउट अबाउट इट। आज भी एटमॉस्फेयर में बहुत रिएक्शंस हो रहे हैं। आप याद कीजिए इकोलॉजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं जिस टाइम आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी बायोलॉजी यहां पर यूनिफाई करूंगा। मान लीजिए इकोलॉजी की हम बात करते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। सो व्हाट अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग? फोटोकेमिकल स्मॉग धरती से बन के ऊपर नहीं जाता है, यहां से कुछ चीजें जाती है फिर ऊपर रिएक्शंस होते हैं और कोई एक चीज बनती है जिसे आप फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। व्हाट अबाउट एसिड रेन? एसिड रेन से क्या होता है, आपने यहां से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को ऐड किया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करके कुछ एसिड्स बनाते हैं और फिर वो प्रेसिपिटेट होता है या वेट डिपोजिशन होता है या ड्राई डिपोजिशन होता है। सो एटमॉस्फेयर में आज भी क्या हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि अगर वहां पर केमिकल्स हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है तो रिएक्शन ना हो रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए ये जो रिएक्शंस होंगे, इन रिएक्शंस के जुड़ने से कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स बन सकते हैं। सो देखिए मेरे को जो चीज चाहिए ऑर्गेनिक मोनोमर्स को बनाने के लिए, मेरे पास करीब करीब सारी चीजें हैं। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर इस तरह की इन रिएक्टेंट्स को हम सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो तय है कि कुछ ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनेंगे। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिक मोनोमर्स हैं, बड़े ध्यान से समझिए, ये सारे वो ही नहीं बनेंगे जो लाइफ के लिए जरूरी हैं। बहुत सारी चीजें बनेंगी, उसमें से कुछ हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पहले प्रोटोसेल के लिए। सो लेट अस कीप आवर माइंड ओपन। मैं यहां पर आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि केवल वही चीज बनेंगी जो लाइफ के लिए चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं पता नहीं क्या क्या चीजें बनेंगी, लेकिन उसमें से कुछ चीजें वो बनेंगी जो लाइफ के लिए जरूरी है।
अब दूसरी बात समझिए, बड़े इंपॉर्टेंट बात समझिए, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये ऑर्गेनिक मोनोमर्स यहां पर बने तो ये तो एटमॉस्फेयर में बने। लाइफ तो अर्थ के सरफेस पे ओरिजिनेट होनी है। लाइफ हैज टू ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर। सो किसी ना किसी तरह से ये मोनोमर अर्थ के सरफेस पे तो आए। नाउ दैट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन। ग्रेजुअली द अर्थ कूल डाउन। जब अर्थ कूल डाउन होगी, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द वाटर वेपर? इट विल कंडेंस। क्या बनेगा? रेन। और रेन कहां आएगी? नीचे आएगी। सो दैट मीन्स मैंने आपसे यह कहा कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस हुआ और ये जो रेन है ये कहां पर आई? अर्थ के सरफेस पे आई। सो ये रेन आकर के कहां गिरने लग गई बच्चे? अर्थ के सरफेस पे। अपने साथ क्या ला रही है? वो मोनोमर्स जो कि प्रोटोसेल बनाने के लिए जरूरी हो सकते हैं। अब अर्थ के सरफेस पे बताइए क्या है? अर्थ के सरफेस पे रॉक्स होंगे। तो जब रेन गिरेगी तो वो वहां से मिनरल को वॉश करेगी और ये जो मोनोमर्स और मिनरल्स हैं ये बहना शुरू करेंगे अर्थ के सरफेस पे। सो जब ये गिरा अर्थ के सरफेस पे एंड दे स्टार्टेड फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द लिक्विड वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि जहां पर भी डिप्रेशन होगा वहां पर ये पानी इकट्ठा हो जाएगा। वहां पर ये पानी वाटर बॉडीज बनेंगी जिसमें आपके मोनोमर्स और मिनरल्स होंगे। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। बड़ी आसानी से आपको बात समझ में आ गई। ये पानी बहना शुरू करेगा और बहने के बाद में जहां पर भी डिप्रेशन होगा वहां इकट्ठा होगा। इट्स वेरी इजी। और ये वो वाटर बॉडी है जिसमें आप पढ़ते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो हमारा मानना यह है कि इस वाटर बॉडी में लाइफ ओरिजिनेट हुई। इसको आप कह सकते हैं हाल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप। आप इसको क्या कह सकते हैं? हाल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप। ये प्राइमोर्डियल प्रिमिटिव सूप है जिसके अंदर अब आपके पास ऑर्गेनिक मोनोमर्स हैं और जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई, जो आप जानते हैं कि लाइफ पानी में ओरिजिनेट हुई। अब देखिए ये ओशियन है से फॉर एग्जांपल, तो इसके इस पर्टिकुलर एरिया पे से फॉर एग्जांपल जो ये इसका तट होता है, जो लैंड के पास का एरिया है, यहां पर इवेपोरेशन वाटर साइकिल होगी तो दिस थिंग कैन गेट लोकली कंडेंस्ड। कुछ जगह पर ये लोकली क्या हो सकता है? कंसंट्रेट हो सकता है। दिमाग लगाइए, मैं यहां पर शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? डाइल्यूट। और इस डाइल्यूट को मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी वाटर बॉडी में कुछ जगह ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि ये क्या होता चला जाए? कंसंट्रेट होता चला जाए, जो कि अपॉर्चुनिटी देगा इन मोनोमर्स को पास आने की। सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हायर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई कि हुआ क्या। अब देखिए, क्या ये कह देना काफी है कि ऐसा हुआ होगा? मुझे रात को सपना आया, मैंने सुबह आपको बता दिया कि देखो जी ये हुआ था। नहीं, ऐसे साइंस नहीं चलती। देयर हैज टू बी सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बिहाइंड इट। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमको देना पड़ेगा कि यस ऐसा पॉसिबल है। हुआ था कि नहीं हुआ था हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर ओपरिन जो कह रहा है उस तरह की कंडीशंस अगर हम रिक्रिएट कर दें लैब में, तो हम ये देखना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक मोनोमर बनता है कि नहीं बनता है। सो व्हेन आई कम बैक वी विल लुक एट मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट दैट विल ट्राई टू जस्ट अचीव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। थैंक यू सो मच।